जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं गिरिधर मामनी जी। सबसे पहले सर आपका बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते अंबर जी, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। सर, वेस्ट एशिया में जिस तरह से महायुद्ध की स्थिति बनी हुई है और ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका ने स्ट्राइक की और उसके बाद ईरान का रिटेलिएटरी एक्शन हम सबको नजर आ रहा है। जिस तरह की स्ट्रेटेजी ईरान ने दिखाई है सभी गल्फ नेशंस के ऊपर, जहां पर यूएस बेसिस थे और इसराइल सब पे जवाबी कार्रवाई की और लगातार जारी है। और उसी के बाद हमने देखा कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने अपने सभी पड़ोसी देशों से माफी मांगी और कहा कि हमारा इन्वेजन का इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं था और आगे ऐसा नहीं होगा अनलेस प्रोवोक्ड। लेकिन उसके बाद ही सर फिर से वो सारा सिलसिला जारी है। लोगों को ये लग रहा था कि शायद अब शांति की ओर ये सारा युद्ध जा रहा है, समाप्ति की ओर, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। सर, अगर हम वैसे अगर वॉर पूरी इसको एनालाइज करें तो कहीं ना कहीं ईरान की स्ट्रेटेजी यहाँ पर काफी अच्छी नजर आती है और यूएस की स्ट्रेटेजी काफी कंफ्यूज नजर आ रही है कंपैरेटिव टू ईरान। अगर सर इन सारी चीजों को देखते हैं, पूरे गल्फ में उन सारी चीजों का असर नजर आ रहा है जो ईरान ने स्ट्राइक्स की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया और एनर्जी शॉक सारा कुछ लग गया है। लेकिन पहले ईरान ने कहा कि चाइना के शिप्स निकल सकते हैं, अब भारत को भी दे दिया है। तो सर, जिस तरह से चीजें डेवलप हो रही हैं, असर तो पूरे ही रीजन पे नजर आ रहा है। वेस्ट एशिया की बात करें, इनफैक्ट भारत तक, क्योंकि चाइना, भारत, वहां से बहुत सारे इस तरह के जो ऑयल कंज्यूमिंग नेशंस है उनका तेल आता है। तो आप इस पूरी, सबसे पहले तो कितना लंबा इस वॉर को देख रहे हैं और जो भारत पे इसके दुष्परिणाम नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग पहले से बोलने लगे सिलेंडर महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, लोग पैनिक कर रहे हैं। आप कैसे इस पूरी ओवरऑल सिचुएशन को देख पा रहे हैं? देखिए, आप डोनाल्ड ट्रंप से भी पूछेंगे, उनको भी पता नहीं है कब एंड होगा, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। तो ये चीज है। तो शुरू तो कर सकते हैं मगर जंग को खत्म करना किसी के हाथ में नहीं रहेगा, क्योंकि आपके एडवर्सरी, जो आपके शत्रु है, वो इसको कहां तक लेके जाएगा, उसका क्षमता क्या है और उसके रिएक्शंस क्या होंगे, वो आपके हाथ में नहीं होगा। इसीलिए वो बुद्धिमान आदमी है जो जंग को कब रोकना है जानने वाला और सही मात्रा में सही समय रोकने वाला, उसको बंद करने वाला, सच्ची में वो एक बुद्धिमान बंदा है। इसीलिए आप देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, 4 दिन के बाद जब वहां से डीजीएमओ की फोन आया था, मोदी जी ने एक्सेप्ट किया और हमने युद्ध रोक दिया था। मोदी जी के खुद के सपोर्टर्स मोदी जी को इतना गाली दिए उस दिन, इतने गाली दिए कि क्यों रोका है आपने, और ठोकना था पाकिस्तान को, 4 टुकड़े करने थे, ये फलान ढिमकान, मगर हमने रोका है। जब आप जीत रहे थे, जब वो सिचुएशन आया था ऑफ रैंपिंग के लिए, तो वी हैव एक्सेप्टेड इट। इसीलिए 4 दिन में वो खत्म हो गया। अभी देखिए इसको कब रोकेगा, इसकी बात हाथ में नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नहीं है। अभी क्या बोल रहा है, कंप्लीट सरेंडर। भाई सरेंडर कौन करेगा? सरेंडर करने के लिए किसी को बचाए ना, जिंदा नहीं छोड़ा है। पूरे इनके टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को उड़ा दिया, पूरे इनके मिलिट्री कमांड को उड़ा दिया, आईआरजीसी के कमांड को उड़ा दिया। कौन है, किससे बात करेंगे आप? कोई भी फोन उठाएंगे तो इमीडिएटली मिसाइल आके उसके ऊपर गिरेगा। तो आपसे कौन बात करेगा, बताइए आप, कौन सरेंडर करेगा आपको? तो ये चीज है, और डिसेंट्रलाइज हो गई है। इसीलिए ट्रंप के हाथ में नहीं है कब ये जाएगा, कहां जाएगा, कैसे इसको बंद करना है, इसके हाथ में नहीं है। रही पेजेश्कियान के बाद, पेजेश्कियान कौन होता है? अभी यहाँ जो शहबाज शरीफ है या आपके ख्वाजा आसिफ है, ऐसे लोग हैं, बोलते रहते हैं। भाई पाकिस्तान में एक डिफेंस मिनिस्टर की मतलब पोजीशन क्या है? इट्स जस्ट अ जोक। तो प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का कोई औकात नहीं है उधर, और डिफेंस मिनिस्टर का क्या औकात है? तो ऐसे ही है, पेजेश्कियान के भी वैसे ही है। वो कुछ भी बोले, कौन उसका सुनेंगे? तो वो चलता है, आईआरजीसी का चलता है, आईआरजीसी का डिसेंट्रलाइज हो गया। इसीलिए कमांड वो लोकल कमांडर के पास है, वो डिसाइड करेगा, तय करेगा क्या करना है। ओमान के ऊपर अटैक हुआ था। ओमान ऐसा देश है कि उससे पहले दिन तक, मतलब जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ उससे पहले, उसके 1-2 दिन पहले तक ओमान मीडिएशन कर रही थी यूएसए और ईरान दोनों के बीच में।
और ऑफिशियली यूएसए में उसका लॉ ये प्रोहिबिट करता है कि सीधा वो ईरान से बात नहीं कर सकता है। तो एक कमरे में यूएस के रिप्रेजेंटेटिव स्टीव विटकॉफ और जरार्ड कुशनर बैठे हुए थे, बीच में ओमान बैठी थी, ईरान के बंदे नेक्स्ट कमरे में बैठे थे। ये इधर जाता था, इससे पूछ के आके इधर बोलता था, इधर जो बोलते थे उधर करते थे। मीडिएशन ओमान ने किया है, फिर भी इनके ऊपर मिसाइल दाग दिया आपने। तो जब सेंट्रल इनके फॉरेन मिनिस्टर से पूछा तो बोला कि हमारे हाथ में नहीं है, लोकल कमांडर्स डिसाइड करते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। तो ये सीन है। तो अभी टोटल सरेंडर पूछ रहा है डोनाल्ड ट्रंप, कौन सरेंडर करेगा? और पीट हेग्सेथ बोल रहा है हम बूट्स ऑन द ग्राउंड करेंगे। भाई आपने बूट्स ऑन द ग्राउंड करके देखा है ना अफगानिस्तान में क्या हाशर हुआ आपका? 20 साल आपने क्या किया आपने देखा है। और ईरान उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है, क्या करोगे? और वहां के जो पहाड़ है जो अफगानिस्तान में, उससे 4 गुना ज्यादा पहाड़ इधर ईरान में है। 75% ऑफ ईरान पूरे पहाड़ी इलाका है। कहां कहां जाओगे आप? जाने के लिए रास्ते में आप यू आर नॉट सेफ, कहीं भी जाओगे आपको उड़ा देंगे। तो अब ये इनके दिमाग देखिए आप। फिर कुर्दों को यूज करने का सोच रहा है, फिर यहाँ बलूचियों को यूज करने का सोच रहा है। भाई कुर्दियों तो आप इस्तेमाल करते करते उसको टॉयलेट पेपर जैसे यूज किया इतने बार, वो तंग आ चुके हैं अमेरिका से। उनको सीरिया बशर अल असद के खिलाफ इस्तेमाल किया। फिर जब टर्की उनके ऊपर जुल्म कर रहा था तो टर्की को खुले छूट दे दिया आपने। वो आके कुर्दियों को कितनों को मारा है, वो इतना जल्दी बोल चुका है क्या? इक्का दुक्का कमांडर आपके मिलियंस डॉलर्स पकड़ के कुछ किया करने का सोच सकता है, मगर कुर्दियों को आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो वो कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है? अंबर जी, इस युद्ध में स्ट्रैटेजी प्लानिंग पूरा बेंजामिन नेतन्याहू का है। अमेरिका को कुछ भी पता नहीं है किस चीज पे, किस मतलब जलजले में ये फंस रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहला दिन ये बोला था कि रिजीम चेंज करेंगे, फिर दूसरा दिन बोलता है रिजीम चेंज हमारी मकसद नहीं है, बस इनको न्यूक्लियर बम बनाने से रोकेंगे। और तीसरा दिन बोलता है नहीं नहीं ये बात नहीं है, बस हम इनके लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो है अमेरिका के ऊपर आ सकता है, उसको रोकने के लिए हम जा रहे हैं। और फिर बोला इनकी नेवी तबाह करेंगे, उसके बाद नेवी बोल रही है। हाँ, तो कह रहा है कि अब हमसे बात कर रहा है युद्ध रोकने के लिए, ईरान से मेरा फोन आ रहा है। तो जब लारजियानी ट्वीट करता है कि अमेरिका से बिल्कुल बात नहीं करेंगे, फिर अब बोलता है टोटल सरेंडर। तो मतलब हर दिन आपका गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहा है। आपका मार्को रूबियो बोल रहा है कि ये इजराइल की जंग हम लड़ रहे हैं, तो साफ साफ बोला है ना मार्को रूबियो ने। क्या बोला था? इजराइल तो ईरान के ऊपर अटैक करने जा रहा है, हमें पता है। जब ईरान के ऊपर अटैक होगा, ईरान हमारे ऊपर अटैक करेगी, इसलिए उससे पहले हम जाके अटैक किया। मतलब क्या है? तो इजराइल को क्यों नहीं रोका भाई? इजराइल को रोकना था आपने, इजराइल को बोलना था कि आप अटैक नहीं कर सकते हो। इजराइल की इतनी हिम्मत है, उनका औकात है, तो पूरा आपका असला बारूद आपसे ही खरीदना पड़ेगा उनको। तो आप रोक सकते थे उनको। अभी तो गाजा का जंग खत्म हुआ, अभी भी थोड़ा धीरे धीरे से शांति वहां हो रहा है, बीच में आप इजराइल जाके उधर मारने का सोच रहा है, तो उसको रोका क्यों नहीं? और उसका जंग था, प्लानिंग उसका था, आप उसमें घसीटा गया, आप उसमें फंस गया। इसलिए इनका कोई युद्ध का स्ट्रैटेजी नहीं है। वॉर गेमिंग करते हैं। कोई भी जंग में जाने से प्लानिंग होती है, वॉर गेमिंग होता है। और आपके शत्रु का क्या क्या वो कर सकता है, वो प्लानिंग होनी चाहिए। आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का रिस्पॉन्स क्या है वो भी मालूम नहीं है। आपके जो एंटी एयर मिसाइल्स हैं, जो वहां के इजराइल ईरान से जो भी आ रहे हैं, उनको टेक डाउन करने के लिए 2-2 पैट्रियट मिसाइल मारना पड़ रहा है आपको। अब तो टेक डाउन कर रहे हो, 95% टेक डाउन कर रहे हो, मगर 2-2 पैट्रियट, एक पैट्रियट मिसाइल $1.5 मिलियन, $2 मिलियन की खर्च होगा। वो 4 मिलियन, 5 मिलियन एक उनके कोई $0.5 मिलियन का एक मिसाइल को उड़ाने के लिए आप खर्च कर रहे हो। कितना खर्च कर पाओगे आप? और ऊपर से आप बहुत से मात्रा में आपने यूक्रेन को ऑलरेडी दे चुके हो। यूक्रेन ऑलरेडी वहां लड़ रही है, आपके पास क्वांटिटी कम है, फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, बहुत एक्सपेंसिव है ये सब। तो इनकी प्लानिंग थी कि एक 4-5 दिन में इसको खत्म कर देंगे, वो हमारे ऊपर अटैक करने का क्षमता नहीं रहेगा, तो इनको खमने को उड़ा देंगे, तो कमांड स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, फिर एक घुटने पे टेक देंगे। ये इनका प्लान थी। मगर प्लान बी क्या थी? मान लीजिए कि वो सर्वाइव करेंगे 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीने के बाद वो सर्वाइव करके फिर आपको मार रहा है, आपका प्लान क्या है? कोई प्लानिंग नहीं है, कोई वॉर गेमिंग नहीं किया है।
डोनाल्ड ट्रंप की रवैया इस बार सेकंड टर्म में उनका सोच इतना ही है कि हर चीज पे मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेता है। अभी देखिए भारत के ऊपर कोई 4% 6% का टैरिफ लग रहा था पहले, तो ये 50% पे चला गया। अभी 50% से 45% भी आया ना, उनके लिए फायदा है। तो ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेता है। अभी 18% किया, मोदी जी थैंक कर रहा है, थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, आपने 18% दे दिया। मगर हमने 6% से 18% गया, वो तो हम भूल गया। तो ये उनका डीलिंग का सोच है। इसीलिए इधर भी एक मैक्सिमलिस्ट गेम खेल लिया। देखते हैं क्या होगा, 4 दिन में 5 दिन में उसको उड़ा देंगे, उससे आगे ये क्या कहाँ टिक पाएंगे। हम मैक्सिमम फोर्स डालेंगे। भाई वो नहीं है, आपको ऑलरेडी इसका एक्सपीरियंस है। ईरान की सोच क्या है? ईरान को कोई हथियार नहीं बेच रहा है, ना चाइना बेच रही है, ना रशिया बेच रहा है उसको। अमेरिकन नेटो अलायंस से तो वो आएगा ही नहीं, वो अलग बात है। इनका कोई एयरफोर्स नहीं है, कोई एयरक्राफ्ट। इवन चाइना भी इनके चेंगड़ू के जो JF-10C और JF-17 जो भी है ईरान को नहीं बेचा है, पाकिस्तान को बेचा है, मगर इसको नहीं बेचा है। फिर इनके मिग्स और मिराज जो भी है वो भी नहीं आ रहा है इनके पास एयरफोर्स नहीं है, नेवी तो ऐसी की तैसी, इनका तो कोई है ही नहीं है। तो ईरान को पता है कि उनका वीकनेसेस क्या है। जब युद्ध छेड़ेगी तो इनके पूरे एसेट्स को फर्स्ट 1 और 2 डेज में टेक डाउन हो जाएगा, उनको पता था। इसीलिए वो बहुत साल से वो प्रिपेयर करता बैठा है कि एक युद्ध की रणनीति कैसी होनी चाहिए। वो आपने और इजराइल ने ऑलरेडी हमास और हिजबुल्लाह की रणनीति में देख चुके हो, और ये इनके आका है। जब हमास और हिजबुल्लाह जो कर रहे हैं उसको आप ठीक ढंग से आप झेल नहीं पा रहे हो, ईरान को कैसे झेल पाओगे? अब देखिए कितने हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सुरंग बिछा के रख दिया गाजा के नीचे। आप 2.5 साल से लड़ रहे हो, अभी भी आपको पता नहीं है 100% आप उस सुरंगों को बंद किया है कि नहीं किया, किसी को पता नहीं है। तो अभी भी है, बहुत सी जगह पे है। अभी तो सीजफायर हो गया, अभी कहां से कहां छुपा के रखा है अभी भी पता नहीं है। सेम थिंग विद हिजबुल्लाह का आप इतना बम्बार्डमेंट कर रहे हो, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लेबनान में पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों के ऊपर जाके वो छुप के रखा है। आप गाजा तो एक प्लेन एरिया है, आप बंकर बस्टर बॉम्ब डाल के उसको खत्म कर सकते हो, मगर पहाड़ के ऊपर कितना आप मारोगे? पहाड़ के नीचे कितने पत्थर, पूरा पहाड़ को आप गिरा सकते हो? न्यूक्लियर बम पड़ेगा तो शायद होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसीलिए ना हमास और ना हिजबुल्लाह, दोनों को आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर भी इनके लीडरशिप को यह भी मानना पड़ेगा, इजराइल की जो सोच है, मोसाद की सोच है, तो एक एक बंदे को कैसा वो टारगेट करके निकालता है, इसका प्लानिंग 10-15 साल का प्लानिंग कैसे होता है। वो पेजर बम देखिए, और ये तो अनबिलीवेबल, आउट ऑफ द वर्ल्ड जैसा इनका सोच है। और नसरुल्लाह को कैसे मारा है, याहिया सिनवर को कैसे मारा है, फिर हनिया को कैसे मारा है, मतलब चुन चुन के। ईरान में किसको मारा है, बंकर बस्टर से किसको मारा है, कोई ड्रोन से किसको मारा है, मतलब दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल। फिर भी आप पिछले 3-4 दशकों से आप इनके हिजबुल्लाह और हमास के लीडरशिप को मारते गए, फिर भी उसको खत्म नहीं कर पाए आपने। अभी याहिया सिनवर को खत्म कर दिया, हाँ, और इसको भी खत्म कर दिया। क्या हमास खत्म हो गई? नहीं हुआ ना। फिर भी वो मारने का क्षमता रख रहा है। अभी शांति हो गई, अभी पूरा तुरंत फर्स्ट डे से लेके और फिर तैयारी के शुरू करेंगे। 2 साल, 3 साल, 5 साल, उसके बाद फिर आपके ऊपर अटैक होगा। तो आप जो है टैक्टिकली अटैक कर रहे हो, फिजिकली इनको एलिमिनेट करने का सोच रहे हो, मगर वो आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी को आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। वो सही है गलत है मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा। क्या शियाओं की, मतलब ये ईरान की जो सोच है वो सही है गलत है? इस्लामिक और इवन क्रिश्चियन की सोच भी देखिए, यहूदियों को जिंदा नहीं रहना है। हिटलर ने क्या किया है? दोनों जो मजहब है ये समझते हैं कि यहूदियों को खत्म करना है। तो कुरान और हदीस में भी इनके खिलाफ बहुत कुछ लिखा हुआ है कि पत्थर और पेड़ के पीछे कोई यहूदी छुपा होगा तो दोनों मुंह खोल के बताएंगे मुस्लिम्स को कि आके इसको मारो। ये इसमें लिखा है। उसमें भी वही है, जीसस की कत्ल के लिए ये जिम्मेदार है, इसलिए इसको खत्म करना है। हिटलर से पहले भी इनको बहुत सताते थे यूरोप में, एंटीसेमिटिज्म बहुत वहां, मतलब कोई कोलेरा कोई बीमारी होती है, उनके शहर में जितने भी जूस हैं उसको पकड़ के बीच सड़क में बैठा के उसको जला देते थे।
हिटलर से पहले भी। हिटलर तो एक एक्सटेंड एंड पे चला गया, उसको जस्टिफाई पोप ने किया था कि ये सही है, जो कर रहे हैं सही है। तो तब की पोप जो है हिटलर को बहुत समर्थन दिया था। तो ये सब भूलते हैं लोग। दोनों क्रिश्चियन और इस्लाम की थियोलॉजी के उसमें नहीं जा रहा हूं मैं, मगर जो भी है, इजराइल इतना छोटा देश है, अपने आप को बचाने का पूरा उनके पास हक है, लड़ने का हक है, मैं उसको मानता हूं। मगर इनकी अप्रोच जो है, जब आप लीडरशिप को ही टारगेट करके जो भी बंदा आता है उसको मारते जाओगे, तब ये दिस इज लाइक हमारी यहाँ भारत में एक कहानी है ना पुरानी इतिहासों में, रक्त बीज, उसको मारोगे तो हर रक्त की बूंद एक और राक्षस को पैदा करता है। ये है उनका। तो जब तक आप उस फाउंटेन हेड को टैकल नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। अब इजराइल समझती है कि वो फाउंटेन हेड ईरान है, इसलिए ईरान को खत्म करना है, इसलिए ईरान के ऊपर उनका टारगेट बहुत साल से है और बहुत साल से वो मौके के लिए ढूंढ रहा था। सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशंस, अमेरिका के बहुत से एडमिनिस्ट्रेशंस ये उसको परमिशन नहीं दे रहे थे। बेंजामिन नेतन्याहू ओबामा से ट्राई किया, फिर उसके बाद इनफैक्ट बुश के टाइम से भी ये चल रहा था, फिर ये डोनाल्ड ट्रंप के कालखंड में ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर बाइडेन के कालखंड में ट्राई किया, नहीं हुआ, या अभी दूसरा टर्म डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में भी पिछले साल जून में जो 12 दिन का जंग हुआ था, उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को परमिशन नहीं दिया इसको खमेनी को उड़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि अमेरिकन डीप स्टेट का सोच अलग है, उनका टारगेट अलग है। वो समझते हैं कि यहाँ गल्फ में, वेस्ट एशिया में, बाय द वे आपने वेस्ट एशिया बोला, वो अच्छी बात है, ईस्ट मिडिल ईस्ट नहीं बोला है, मिडिल ईस्ट तो यूरोपियन सेंट्रिक हो जाएगा। वेस्ट एशिया में वो वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी है, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे यहाँ अभी भी कंफ्यूज हैं, उनको लगता है कि मिडिल ईस्ट इज द राइट वर्ड एंड वेस्ट एशिया इज वेस्ट टर्मिनोलॉजी व्हिच इज अदर वे अराउंड। करेक्ट, एक्चुअली मिडिल ईस्ट हम है, मिडिल ईस्ट हम है, हाँ, यूरोप के ईस्ट में, मिडिल में है, हमारे तो वेस्ट में है ना वेस्ट एशिया, तो फॉर अस इट्स वेस्ट एशिया। करेक्ट, वेस्ट एशिया, परफेक्ट। तो वहाँ जो मतलब यहाँ के जो सिचुएशन है ना, वेस्ट एशिया का जो मतलब मैं क्या कह रहा था, थोड़ा पटक गया। तो पॉइंट है अमेरिका बात कर रहे थे कि वो दूसरी तरह से सोचता है। अमेरिका की दूसरी सोच, अमेरिका का ये सोच था कि ये वेस्ट एशिया में कोई ना कोई राक्षस होना है, कोई ना कोई नेगेटिव फोर्स होना है, वो ईरान है। जब तक वो है तब तक अमेरिका का वहां रहना जस्टिफिकेशन बनता है। अभी इनका कतार में, कुवैत में, बहरीन में, सऊदी में, यूएई, ओमान या इराक, हर जगह पे इनके कैंटनमेंट्स हैं, इनके बेसेस हैं, चाहे वो मिलिट्री बेसिस हो, एयरफोर्स बेसिस हो, नेवल बेसिस हो, इतने हैं इधर। इसका क्या जस्टिफिकेशन बनता है? इनके दोनों के इनके बीच में तो कोई लड़ाई नहीं है। जीसीसी सब मिलते हैं, सब दोस्त हैं, एमबीजेड, एमबीएस, वो सब दोस्त हैं, सब दोस्त हैं। तो उसमें कोई और सर ऑयल फॉर सिक्योरिटी का भी उन्होंने सऊदी ऑफिशियल से भी कहा कि हमें छोड़ के अपना एयर डिफेंस पूरा इजराइल की तरफ लगा दिया। तो जहां पर हमने बेसिस बनाए हुए या फिर बेसिस बनाए हुए उनकी सिक्योरिटी, क्या पेट्रो डॉलर सारी चीजें आप करते हैं, तो व्हाट इज द पॉइंट हैविंग बेसिस इन एंटायर गल्फ नेशंस? हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली अमेरिका वहां इसीलिए इनका इतना कैंप्स बना के इसलिए रखा है कि आज अमेरिकन डॉलर जो है वो एक ही चीज पर टिकी हुई है, वो पेट्रो डॉलर है। जब पेट्रोलियम डॉलर से नहीं बिक रहा है तो अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए अमेरिका का अस्तित्व बचा के रखने के लिए, उनके पूरे दुनिया में उनके कंट्रोल बचा के रखने के लिए पेट्रोल डॉलर में ही बिकना चाहिए। उसके लिए वो फिजिकली वहां रहना जरूरी है। मगर इन लोगों को ऑलरेडी जीसीसी है, कोऑपरेशन है, सब कुछ चल रहा है। तो अमेरिका क्यों चाहिए? अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देके वहां घर में क्यों बिठाना है? बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अमेरिका से क्या लेना देना? इसीलिए अमेरिका को ईरान चाहिए था। जब तक ईरान रेजीम जिंदा थी तब तक इनको डरा धमका कि देखो ईरान है, उनके पास न्यूक्लियर हथियार है, आपको ये करेगा वो करेगा, देखो हम हैं, आपको रक्षा करेंगे, ये वाला नैरेटिव चलाया था। तो अमेरिका का वो सोच था और इजराइल का ये सोच था। इजराइल अपनी जगह सही है, क्योंकि जब तक ईरान खत्म नहीं होगा तब तक हमास, हौतीस और हिजबुल्लाह फिर दोबारा 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद फिर दोबारा अटैक करेंगे। इनका तो कोई शांति नहीं है, बहुत दशकों से यही चलती आ रही है।
डॉक्ट्रिनली बहुत इनका प्रॉब्लम हो रहा था। सुन्नी दुनिया से अब्राहमिक अकॉर्ड्स कैसे तो बना लिया, मोर और लेस यूएई बहरीन ये सब आ गया, अभी सऊदी भी ऑलमोस्ट नौबत में रेडीली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। शिया दुनिया से इनका ये प्रॉब्लम था, तो इसीलिए उनको खत्म करना था। तो उनके एंगल से, बेंजामिन नेतन्याहू के एंगल से देखेंगे सही है, उनकी सोच सही है कि हम इसको जब खत्म करेंगे हमारी लॉन्ग टर्म थ्रेट इजराइल के ऊपर नहीं रहेगा, शांति रहेगी, ईरान का रेजिम चेंज हो जाएगा, वहां की रेजिम फिर दोबारा हमसे दोस्ती रखेगी, तो वी आर ऑल सेफ। वो उनका सोच है। मगर अमेरिका की सोच मैंने बताया। तो अब क्या हुआ ये 6 महीने के अंदर अंदर, लास्ट वीक बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके क्या बताया पता नहीं, दिस इज अ सीक्रेट, कुछ दिनों के बाद निकल के आएगा। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट किया, ठीक है मारेंगे उसको। पेंटागन उसको बोला कि मत जाइए। फर्स्ट टाइम 1945 के बाद से लेकर आज तक अमेरिका पहली बार बिना कोएलिशन के जंग में कूद पड़ी है। नहीं तो आप देखिए हर जंग में, हर युद्ध में कोएलिशन होता था, नेटो के साथ चलती थी वो। वियतनाम वॉर में भी इनके बहुत से लोकल कोएलिशन थे इनके पास, कोरिया, जापान, बहुत से लोग थे। फिर उधर भी आप गल्फ वॉर भी देखिए, अफगानिस्तान देखिए, टोकन तो सही, फिर भी नेटो इनके पीछे खड़ी थी। अभी नेटो इसमें नहीं है, अकेला यूएस और इजराइल दोनों गया, इसमें घुस गया। इंटेलिजेंस पूरा इजराइल का है, टारगेट सेटिंग इजराइल कर रही है। जहां इजराइल की क्षमता ज्यादा है, कम है, तो फिर अमेरिका को इस्तेमाल कर रही है। अमेरिकन टैक्स पेयर पैसे को इजराइल इस्तेमाल कर रही है, वही मार्को रूबियो ने बोला है। तो मतलब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में इसका कोई प्लानिंग नहीं हुआ है, इसका कोई वॉर गेमिंग नहीं हुआ है। इसका एंड गेम क्या होगी, ऑफ रैंपिंग बोलते हैं, बीच में कब यहां से निकलना है उसका कोई इल्म नहीं है। तो बहुत कंफ्यूज स्टेट में लोग फंस गए और डिसीजन आनंद फानन में लिया, क्योंकि इनको इंटेलिजेंस मिला कि ये लोग सुबह मीटिंग कर रहे हैं, अभी मारना ही मारना है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, उसका रिपरकशंस के बारे में ज्यादा सोचा नहीं है। ये सोचा था इस हफ्ते ईरान को खत्म कर देंगे, अगले हफ्ते हम क्यूबा को ले लेंगे, एक 10 दिन में मारालागो में गोल्फ खेल के आऊंगा, उसके बाद ग्रीनलैंड को ले लूंगा। तो ये इनका सोच है, ऐसे ही सोच रहा है। तो फंस गया अभी बीच में, अभी कैसे निकलेगा इधर से। तो इनके पास एक ही है अभी, एक्चुअली हमने ये भी फुटेज देखा है, इजराइल आईडीएफ का ही खुद का फुटेज है कि वो एक टारमैक में रखा हुआ एक हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा था, मतलब एक 1.52 मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ मिसाइल जाके मार रहा था। वो वीडियो देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट में है, वो आईडीएफ का वेबसाइट में है। वो जब आके उसमें दिखता है आपको, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में हेलीकॉप्टर दिखता है, उनका विंग्स हैं, ये जाके मारती है। जब इतने जोर से कोई मिसाइल लगता है तो उनके विंग्स सब उड़ जाते हैं ना, मगर वो अटैक के बाद जब वो धुआं चले जाती है, विंग्स कैसे ही सही है। मतलब क्या है, वो पेंटिंग था, 3D पेंटिंग था नीचे, वो कुछ भी नहीं था उधर। तो मतलब ईरान की स्ट्रेटेजी देखिए, उनको पता था कि उनका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, इनको उल्लू बना रहा है, इनको खर्च करवा रहा है। तो इनके पुराने हथियार जो भी है वो इनके ओर फेंक रहा है। तो ये पुराने हथियार से ये लोग बड़े बड़े पैट्रियट मिसाइल्स मारते जा रहा है। अभी इट्स अ गेम ऑफ अट्रिशन। ये जितना जल्दी ईरान को तबाह कर सकते हैं तो ये बच जाएंगे, तो ईरान फिर पलटवार करने का क्षमता नहीं रहेगा, तो इजराइल एंड अमेरिका आर सेफ। ईरान की क्या सोच है, ईरान की सोच है हम बच के रहना है, जिंदा रहना है, कितने को भी मारना है, हम हमारी कैपेसिटी को बचा के रखना है। उनकी कैपेसिटी क्या है, 2 ही है, मिसाइल्स और ड्रोन्स, बाकी सब कुछ भी नहीं है उनके पास। ये उनके पहाड़ों के अंदर ये घुसा के रख दिया। जब हमास और हिजबुल्लाह इतने सुरंग कर सकते हैं, ईरान कितने बनाए होंगे बताइए। तो हाँ, मोसाद का इंटेलिजेंस है, मगर मोसाद से भी ज्यादा, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा, भारत का आधा एरिया है उनके ईरान में, तो कहाँ कहाँ जाके आप मार सकते हो। तो ये छुपा के रखा है पूरी चीज। तो ईरान ये हफ्ता 10 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते ये बचेगा, फिर उसके बाद तकलीफ इनको होगी, क्योंकि फिर धीरे धीरे से वो निकाल के मारते जाएंगे, इनके पास डिफेंस करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। अभी इजराइल ने क्या किया, पिछले जून में जब अटैक्स हुए थे तब वायरल हो गए थे इनकी, मतलब इनकी जो आयरन डोम है वो फेल हो गया था, और ईरान की जो मिसाइल्स आके टेल अवीव में, जेरूसलम में, फिर हेब्रोन में जो गिर रहे थे, वो वाला वीडियोस वायरल हुए थे। इस बार आपको नहीं मिल रहा है, इजराइल में तबाही जो हो रही है उसका वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, अभी सेंसर कर रहे हैं। इसकी ये नहीं है कि वहां गिर नहीं रहा है,
अभी भी बम गिर रहे हैं उधर, नुकसान हो रहा है उसको। हाँ, 95% अभी भी उसको काउंटर कर पा रहे हैं, मगर 5% उसमें से स्लिप होके गिर रहा है। इजराइल में भी गिर रहा है, उधर भी लोग मर रहे हैं, उधर भी प्रॉब्लम्स है, मगर सेंसर हो गया और वीडियो अब आपको क्लिप्स नहीं आ रहे हैं। सिमिलरली अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, अमेरिकन शिप्स के ऊपर, अमेरिकन एसेट्स के ऊपर जो बम्स गिर रहे हैं वो भी आपको सेंसर हो रहा है और भी आपको नहीं मिल रहा है। जो 6 लोग मर गए उनका नाम तो बताना पड़ा, इसलिए उनको बता दिया। और 3 तो कुवैत में उनके जहाज गिर गए, वो तो कुवैत की ये कह रहा है, कुवैत की गवर्नमेंट कह रहा है कि हमने शूट डाउन किया। भाई मतलब क्या है, अभी क्या प्लानिंग लेके आपने युद्ध में निकला चला है, बताइए। F-18 से मारा है, इनके F-15 को मारा है, मतलब क्या है, दोनों प्रोटोकॉल्स लॉकहीड मार्टिन में बनी है ना, तो आप फ्रेंड और फो को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, मतलब ये क्या प्रोटोकॉल्स हैं। IFF करके एक प्रोटोकॉल होती है जब जंग में जाते हो। हमसे भी गलती हो गई थी, जब बालाकोट कांड हुआ था उस समय हमने अपने ही हेलीकॉप्टर को शूट डाउन किया था, तो क्योंकि हमारी पास बहुत अलग है, एक रशिया का है, एक इजराइल का है, कोई फ्रांस का है, कोई अमेरिका का है, खुद का बना हुआ है, डिफरेंट है, तो हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मगर इनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कुवैत का एयरक्राफ्ट और अमेरिकन एयरक्राफ्ट दोनों सेम है, इनका IFF प्रोटोकॉल सही होनी चाहिए। तो मतलब इतने बेसिक IFF भी आपने ठीक से नहीं किया, क्या प्लानिंग लेके आपने चला है। इट एक्सपोजेस अमेरिकन वल्नरेबिलिटीज। फिर एक जहाज तो ईरान के अंदर गिर गया, वो पायलट एजेक्ट किया, तो ये लोग आनन फानन में वहां जाके उसको रेस्क्यू करके उठा के ले आए। वहां IRGC के हाथ में हाथ लगता क्या हो सिचुएशन हो जाती, बताइए आप। अब अभी तक 6 लोग मरे हैं, मान लीजिए कि एस्केलेट होगा, इनके आयरन डोम फेल होते जाएगी और ज्यादा लोग मरेंगे, तो अमेरिका में इसका क्या सिचुएशन होगा आप समझ सकती हो। सो दिस इज एनीबडीज गेम। ये भी हो सकता है ईरान तबाह हो गया और ये लोग जीत गया, ये भी हो सकता है, नहीं वो जिंदा रह के फिर थोड़ा दे लिव टू फाइट अनदर डे, अंग्रेजी में कहा होता है ना, वो जिंदा रहेंगे, फिर हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ता के बाद फिर दोबारा अटैक करेंगे, वो भी हो सकता है। वो होगा तो इनके पास इनको डिफेंड करने के लिए ज्यादा नहीं है। अभी भी क्या हो रहा है, अपने खुद के एस्टैब्लिशमेंट को ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। रियाद में CIA हेडक्वार्टर पर बम्बार्डमेंट हुई है, अब बताइए आपका क्या आयरन डोम है, बताइए आप। और अपने एम्बेसीज 4 देशों में आपके एम्बेसीज के ऊपर अटैक हुई है, उसको भी आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। आप जिस देश में है जो आपको होस्ट किया, उस देश की हालत क्या होगी आप समझ सकते हो। अभी UAE और सऊदी सब पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं, हमें दे दीजिए एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स दे दीजिए, वो देने के लिए तैयार नहीं है, इनके पास है ही नहीं है, जो है वो इजराइल को जा रहा है। तो इसलिए वहां से कमेंट्स भी आ रहे हैं ना, इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इधर बैठे हो, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं ही हो, हमें कुछ संकट आती है तो आप कहीं भी नहीं हो। तो मतलब द ट्रस्ट इज गॉन। ये युद्ध जीतेगा डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल, फिर भी वो ट्रस्ट निकल जाता है। तो कल के दिन, परसों के दिन अमेरिका को यहां से निकालने का हिम्मत किसी के पास नहीं है, क्योंकि अमेरिका को टच करेगा उस रेजिम को भी ये लोग उड़ा देंगे, जैसे सद्दाम हुसैन और गद्दाफी को निकाल दिया, ऐसे ही MBS और MBZ को भी ये लोग उड़ा सकते हैं। तो अमेरिका चाहती है तो किसी को साथ कुछ भी कर सकते हैं। जब खमने को उड़ा दिया तो MBS और MBZ किस मूल की खेती है, किस खेत की मूली है, तो ये चीज है। तो इसीलिए कोई डर के मारे अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, बट एक बार इनके दिमाग में बैठ गया कि वी कांट ट्रस्ट अमेरिका, तो ऑल्टरनेटिव्स इमर्ज होना शुरू होंगे। फर्स्ट साइन हमने देखा है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ समझौता किया, नेटो जैसा समझौता। अभी आप सऊदी अरेबिया के एंगल से देखिए, जाए तो कहां जाए वो, क्या भारत के साथ वो समझौता कर सकता है? भारत कभी ऐसे अलायंस में जाएगी? भारत तो कभी किसी के साथ अलायंस में नहीं जाएगी, ना किसी को प्रोटेक्ट करने जाएगी, ना किसी के प्रोटेक्शन हमें चाहिए, हम कभी अलायंस में नहीं जाएंगे। चाइना जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी, चाइना का एक भी अलायंस नहीं किसी के साथ, इस्तेमाल करेगी पाकिस्तान, कोरिया, नॉर्थ कोरिया ऐसे इस्तेमाल करेगी, मगर किसी के अलायंस में नहीं जाएगी। रशिया इनको प्रोटेक्ट करने लायक तो है ही नहीं, आज वो खुद लड़ रहा है उधर, उनका अलग चल रहा है उधर, तो वो यूक्रेन थिएटर से बाहर आके किसी और को मदद करने का उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है रशिया के पास। ये जाए तो कहां जाएंगे फिर? इसीलिए पाकिस्तान की बात है।
कम से कम पाकिस्तान तो ये देख सकता है, उनको इनके फौज दे सकती है लड़ने के लिए। सऊदी अरेबिया में उतना लोग नहीं है, कम से कम ईरान से लड़ने के लिए इन लोगों को तो इस्तेमाल कर सकते हैं। एटलीस्ट यू कैन प्रोटेक्ट योर सऊदी सोल्जर्स, और इनको भेज दो उधर गाय बकरी की तरह, वो मरेंगे सामने ईरान के साथ। कम से कम वो हो सकता है, इनके हाथ में थोड़ा डॉलर थमा दो, फिर पाकिस्तान कुछ भी करेगा। पाकिस्तान में बाजार में बैठी हुई मैं बोल नहीं सकता हूँ, वो है तो जो जो पैसे दिया उसके चलते हुए वो कुछ भी करेगा पाकिस्तान, तो वही है ना। तो इसीलिए वहां गया। तो साइंस देखिए आप क्या क्या हो रहा है। तो अब यहाँ अमेरिका $1 एक बैरल भी तेल यहां से खरीद नहीं रही है। इनके सबसे बड़ा कस्टमर चाइना है, नेक्स्ट भारत है, मगर ये दोनों देश डॉलर में खरीदना पड़ रहा है। क्यों भाई? डायरेक्टली युआन में क्यों नहीं खरीद सकता है? रुपए में क्यों नहीं ट्रेड कर सकते हैं? वैसे तो रियाल तो डॉलर ही है, रियाल और डॉलर में कोई फर्क नहीं है, बिकॉज इट्स पेट्रो डॉलर। उनका तो ऑलरेडी 3.6 3.7 उसमें पेग्ड है, चाहे वो रियाल हो या दिरहम हो, दे आर ऑलरेडी पेग्ड, तो दे आर एज गुड एज डॉलर। तो बाकी करेंसी से क्यों नहीं ट्रेड कर सकते हैं? क्योंकि अमेरिका आके मारेगी आपको। सद्दाम हुसैन ट्राई किया था, उसको मार दिया, तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है। अभी धीरे धीरे से वो इमर्ज होगा, ऑल्टरनेट्स इमर्ज होते जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम रशिया से नॉन डॉलर ट्रेड हम कर रहे हैं युआन में। भारत भी युआन खरीद के हमने उसके पैसे दिए थे, या हमारी रूपी ट्रेड भी चल रहा था, रूबल ट्रेड चल रहा था। तो और आने वाले दिनों में ब्रिक्स का कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस में निकल के आ सकते हैं। तो टेक्निकली इस युद्ध को जीत सकता है अमेरिका और इजराइल, बट स्ट्रैटेजिकली ये भरोसा जो उड़ गया है, ट्रस्ट जो उड़ गया है, वो अमेरिका के लिए भारी पड़ेगा। ये डरा धमका के बहुत कुछ कर सकता है, बट इन द लॉन्ग रन पीपल विल मूव अवे, दे विल लुक एट ऑल्टरनेटिव्स। चाइना ऑलरेडी $650 बिलियन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से हट गया। भारत $50 बिलियन हमने पीछे चले गए। देखिए हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व थी कुछ साल पहले, $600 बिलियन कुछ था हमारे पास। $600 बिलियन जब था, हमारी जो डॉलर रिजर्व थे ऑलमोस्ट 70-80% था जब मोदी जी आए थे। तो अब हमारी टोटल फॉरेक्स रिजर्व जो है $725 बिलियन तक पहुंच गया, मगर डॉलर रिजर्व जो है $50 बिलियन कम हो गया। मतलब क्या है? नॉन डॉलर रिजर्व हमारी बढ़ती जा रही है। या तो हम गोल्ड खरीद रहे हैं, या ऑल्टरनेट करेंसीज पे जा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं हम। तो हमारी फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहे हैं, मगर डॉलर नहीं बढ़ रहा है। डॉलर की जो बॉन्ड्स हैं वो खरीद नहीं रहे हैं। कौन खरीदेगा इनके डॉलर बॉन्ड्स? बताइए। गल्फ तो नहीं खरीदेगा, उनका तो नुकसान हो गया, अभी वो तो नहीं खरीदेंगे। जापान तो ऑलरेडी कंगाल हो गया, इतने कंगाल हो गया, वो अपना स्टॉक्स भी बेचने के लिए बैठा है। फिर चाइना तो डंप कर रहा है, तो रशिया को तो आपने निकाल भी दिया। अभी बचा है यूरोप में भी ऑलरेडी धीरे धीरे से शुरू हो गया। वो लोग भी अभी जितना होल्डिंग पे है वो बैठे हैं, ज्यादा वो नहीं खरीदेंगे। भारत तो डंप कर रहा है, तो अभी इसका यील्ड्स बढ़ेंगे। तो अब देखिए लॉन्ग टर्म रिपरकशंस अमेरिका के ऊपर क्या क्या होने जा रहा है। इट इज नॉट इमीडिएट। आपको इमीडिएटली नेक्स्ट डे हेडलाइंस आपको दिखेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया, अद्भुत किया, जो किया, बट अल्टीमेटली अमेरिका का जो वर्चस्व है धीरे धीरे से घटती जा रही है। ऑल्टरनेट्स इमर्ज होंगे। चाइना अभी ऑल्टरनेट्स इमर्ज करेगा। चाइना भी देखिए आप, वो इस फालतू के चीजों में वो नहीं पड़ा है। हाँ, ये दो चीज है, एक तो ये फालतू चीज है, उसमें घुसना नहीं चाहती है और अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहती है। दूसरा, खुद कुछ करने का लायक भी नहीं है चाइना। उनके सुप्रीम कमांडर को निकाल दिया, वो जिंदा है मरा है किसको मालूम नहीं है, जांग यूजिया को निकाल दिया। फिर उनके टॉप कमांडर्स को पिछले हफ्ते भी 6 कमांडर्स को निकाल दिया। युद्ध करने के लिए कमांडर्स कौन है? कोई नया कमांडर को लगाओगे तो वो युद्ध लड़ेगा, या पता नहीं अगले हफ्ते में जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, मुझे भी पर्च करेंगे, समझ में नहीं है। वो सोच में वो क्या लड़ेगा? तो चाइना तो गए हो, चाइना तो कुछ नहीं कर सकता है। तो सेकेंड बिगेस्ट पावर अमेरिका को चैलेंज नहीं कर सकती है। मगर ये कितने दिन चलेगा? तो अमेरिका कांट कंटिन्यू दिस वे फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि खुद की प्रॉब्लम, खुद की मैशत, खुद की इकोनॉमी बैठ रही है। $38 ट्रिलियन तक पहुंच गई उसका डेट। तो दैट इज अनवील्डी। तो वो कभी भी अपने जिंदगी में अमेरिका इस डेट को रीपे नहीं कर सकती है, इसीलिए ये सब करवा रहा है।
अब अमेरिका का देखिए, अमेरिका का इकोनॉमी पिछले 3-4 दशकों से, एटलीस्ट फ्रॉम 70s, अब देखिए 2 जंगों के बीच में वो रिसेशन में जाता है। जब रिसेशन में जाता है फिर युद्ध करता है, फिर उभर के आता है। तो यही उसका मॉडल है। कितने दिन चलेगा वो? एक इंसान का जिंदगी 80 साल हो सकता है, 100 साल हो सकता है, एक देश का 200 साल या 300 साल हो सकता है। कोई भी ऐसा कोई सुपर पावर नहीं रहा जो मतलब परमानेंटली कोई सुपर पावर रह सकता है, ऐसा कोई नहीं है। स्पेन कोलैप्स हो गई है, डच कोलैप्स हो गई है, ब्रिटिश कोलैप्स हो गई, रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया, अमेरिका की भी ऐसी की तैसी। अमेरिका भी डिक्लाइन पे है और उसका कंजम्पशन सस्टेनेबल कंजम्पशन नहीं है। अभी टैरिफ करके इतना किया, सुप्रीम कोर्ट को उसको उठा के फेंक दिया। मगर मान लीजिए कि टैरिफ करेगा भी, टैरिफ क्या कर रहा है? आपका कंजम्पशन तो कम नहीं हो रहा है, तो इसका पैसा कौन भर रहा है? अपना खुद का सिटीजन्स भर रहे हैं, पैसे पूरा वही दे रहे हैं। अब भारत को 50% टैरिफ दिया, ठीक है, बासमती राइस हमसे नहीं खरीदोगे, पाकिस्तान से खरीदना पड़ेगा आपको। कंजम्पशन तो उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। 50% ना सही 30% पे तो आप उससे खरीदना पड़ेगा, पाकिस्तान से खरीदना पड़ेगा। ओवरऑल कंजम्पशन में कुछ फर्क है? कुछ नहीं है। जब तक आप कंजम्पशन को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। इररेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन को वेपनाइज किया डोनाल्ड ट्रंप ने, इसीलिए ऐसे युद्ध लड़ना पड़ता है, ताकि अंदरूनी इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए। अभी इजराइल ने क्या चाल चलाई बेंजामिन नेतन्याहू, समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग बोलते हैं एप्स्टेन फाइल्स हैं या कुछ और है, सीक्रेट्स हैं इनके पास, पता नहीं, हो सकते हैं, हमें तो पता नहीं है। एप्स्टेन फाइल्स डोनाल्ड ट्रंप को झुकाने वाली चीज होती है ऐसा मैं मान नहीं रहा हूं, बट बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के पास कुछ तो इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप झुक गया। वो क्या है हमें पता नहीं है, कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। अब देखिए, जब स्टॉर्मी डैनियल्स एक अडल्ट पोर्न स्टार थी, उनके साथ इनका रिश्ता जब बाहर आया था, तो क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप को? कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके इम्पीचमेंट किया था उस समय नैन्सी पेलोसी, ये सब क्या हुआ? कुछ फर्क नहीं पड़ा उसको। अभी ये भी निकल के आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? मोनिका लेविंस्की की कांड आई थी बिल क्लिंटन के साथ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो तो नॉर्मल है अमेरिका में, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, ये इनफिडिलिटी तो कॉमन है, तो इसको कोई भाव ही नहीं देता है। तो दैट इज नॉट एन इश्यू। कुछ है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू ने ये चाल चलाया। बेंजामिन नेतन्याहू इज अ मास्टर एट दैट, किसको कहां घसीट ले आना है, उससे क्या काम करवाना है। डोनाल्ड ट्रंप की वीक पॉइंट्स को पकड़ लिया और उसके चलते हुए ही हैज मैनेज्ड टू उसको इसमें घसीट ले आया। अभी निकलने का एक एग्जिट रूट दिख नहीं रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। ये दिस इज अ कैट एंड माउस गेम, अट्रिशन, गेम ऑफ अट्रिशन। अभी ईरान जिंदा बच पाएगी आने वाले हफ्ते, 10 दिन, 2 हफ्ते, तो गेम फिर कंप्लीट पलट जाएगी। नहीं बच पाएगी तो अलग बात है, ये लोग हावी हो जाएंगे, फिर कुछ भी कर सकते हैं उधर। बट बूट्स ऑन द ग्राउंड जाएंगे तो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक अमेरिका कैन थिंक ऑफ। शायद वो कर नहीं पाएंगे, उसके लिए कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए होता है, और मिड टर्म इलेक्शंस आते आते ये तो हारेगा। आफ्टर दैट 2 years विल बी अ लेम डक प्रेसिडेंट। तो इसका भी ये जो जंग शुरू हुआ है कांग्रेस में, तो इसको सेनेट में तो इसको बचा दिया, मगर अभी कोई सुप्रीम कोर्ट जाके इसको फाइल करेगा कि यू आर नॉट टेकिंग द परमिशन ऑफ कांग्रेस टू वेज अ वॉर, तो पता नहीं क्या होगा। ये व्लादिमीर पुतिन की फॉर्मूला अपना रहे हैं सब लोग, इसको जंग नहीं बोल रहे, स्पेशल ऑपरेशंस बोल रहे हैं। तो एक बंदा को पकड़ लिया पाकिस्तानी को और बोला कि देखो ये डोनाल्ड ट्रंप को मारने जा रहा था, इसीलिए हमने जाके अटैक किया। तो प्रेसिडेंट का जिंदगी खतरे में है, और जो भी अटैक हुआ था ये कैंपेनिंग के टाइम पे, वो भी ईरान के खेमे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब फालतू की, मतलब ये कुछ ना कुछ लोगों को मैनेज करने की, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने किया एक्चुअली। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।